हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग संस्कृत न्यू बुक एनसीईआरटी न्यू बुक दीपकम उसके पहले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर व्यम वर्णमालम पाठम, ये पहला चैप्टर मतलब हम आज वर्णमाला सीखते हैं। हम सब वर्णमाला सीखते हैं। ये चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, हर एक चीज बारीकी से मतलब डिटेल में समझेंगे। हर एक शब्द के अर्थ पहले जानेंगे, शब्दार्थ समझेंगे, हर चीज इन डिटेल में समझेंगे। हम रोज 2 पेज करके पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से चैप्टर समझ में आए। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करेंगे। सो प्लीज डू वॉच द संस्कृत सीरीज ऑफ एनसीईआरटी न्यू बुक दीपकम, ताकि आप लोगों को सबको अच्छे से समझ आए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले क्या है, हम पहले चीज को समझते हैं। चैप्टर में क्या है? तो फर्स्ट चैप्टर है प्रथम पाठ, मतलब फर्स्ट चैप्टर व्यम वर्णमालम पठमा, मतलब आओ हम लोग वर्णमाला सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद वर्ण द्विविधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च। इसका मतलब क्या होता है? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसको हम अंडरलाइन करेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे कि वर्ण द्विविधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च, मतलब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो हम अच्छे से इसको अंडरलाइन कर लेंगे पहले, फिर इसको याद कर लेंगे। जैसे कि हमने हिंदी में पढ़ा था कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बचपन में कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब हम आते हैं स्वर। स्वरा, हिंदी में स्वर को क्या कहते हैं? स्वरा। स्वरानम उच्चारण उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि स्वर जो है वो स्वयं उच्चारित होता है, मतलब स्वर हमेशा स्वतंत्र है उच्चारण करने वक्त। मतलब हम जो जब स्वर को उच्चारण करते हैं, जैसे आ ई ई, हम इसमें कोई और किसी और मतलब व्यंजन की जरूरत नहीं होता है प्रोनाउंस करने के लिए। स्वर स्वतंत्र खुद मतलब खुद ही उच्चारित हो सकता है, स्वतंत्र है। स्वरा द्विविधा सन्ति समनाक्षर समनाक्षरणी संध्य संध्याक्षरणी च। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? स्वरा द्विविधा सन्ति समनाक्षरणी संध्याक्षरणी च। इसका मतलब हुआ कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, समनाक्षर और संध्याक्षर। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो हमने देखा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब कह रहे कि स्वर क्या होता है? स्वर ऐसे शब्द होते हैं जो खुद ही उच्चारित हो सकता है। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सो हम इसको भी अंडरलाइन करेंगे। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? समानाक्षर वाले और संध्याक्षर वाले। तो समानाक्षर को हम क्या कहते हैं? समनाक्षरानी, समनाक्षरानी। और संध्याक्षर को क्या कहते हैं? संध्याक्षरणी। ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे समनाक्षरणी क्या होता है। समनाक्षरणी में 2 प्रकार के होता है, एक तो होता है ह्रस्व और एक दीर्घ। ह्रस्व मतलब जो उच्चारण करने के लिए कम समय लगता है, मतलब हम जब प्रोनाउंस करते हैं इसको हम कम समय लगता है, जैसे ई उ री ड़ी। ठीक है। अब आया दीर्घ। दीर्घ मतलब ज्यादा वक्त लगता है। आ ई उ री।
तो इस ये जो प्रोनाउंस हम करते हैं ना, इसको हम ज्यादा वक्त लेते हैं प्रोनाउंस करने में, तो इसे हम दीर्घ कहते हैं। लेट्स सी वंस अगेन। समनाक्षरणी, समनाक्षरणी क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। समनाक्षरणी कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, री, ली। ठीक है। अब हम आ गए संध्याक्षरणी। संध्याक्षरणी में सिर्फ दीर्घ आते हैं। ठीक है। संध्याक्षरणी में सिर्फ दीर्घ आते हैं। वो क्या है? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं द्वयो, द्वयो निश्चित स्वरों, निश्चित स्वरों संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्ण जायन्ते ते संध्याक्षर स्वरा भवन्ति। इसका क्या मतलब हुआ? दो निश्चित स्वरों के संधि द्वारा, मतलब दो निश्चित स्वरों के मिलन से, मतलब दो जब मिलते हैं, जो नए स्वर वर्ण, जो नए स्वर वर्ण बनते हैं, उसे हम संध्याक्षर स्वर कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? वापस से हम समझते हैं, एकदम अच्छे से दिमाग में अच्छे से समझेंगे और एक बार पढ़ेंगे। जिसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है, वो वीडियो को स्लो मोशन पे करके अच्छे से समझेगी क्या मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ। द्वयो, द्वयो निश्चित स्वरों संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णों जायन्ते ते, जयन्ते ते संध्याक्षर स्वरा भवन्ति। इसका क्या मतलब हुआ? दो निश्चित स्वर वर्णों के संधि से जो नया स्वर वर्ण उत्पन्न होता है, उसे हम संध्याक्षर स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस ई, क्या हुआ? ए। अ प्लस ए, ए। अ प्लस उ, ओ। अ प्लस ओ, औ। ठीक है। ली वर्णस्य दीर्घा न संति। इसका मतलब क्या हुआ? ली वर्ण के दीर्घ स्वर नहीं होते हैं। ठीक है। ली वर्णस्य दीर्घ न संति, ली वर्ण के दीर्घ स्वर नहीं होते। अच्छा, संध्याक्षर क्या होता है, हम ये चीज याद करेंगे। वी हैव टू लर्न दिस, सो प्लीज अंडरलाइन दिस इन योर book so that you can understand और you can learn this properly कि क्या तुम्हें समझना है, क्या तुम्हें लर्न करना है। तो हम अच्छे से पहले इस चीज को जानेंगे। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, प्लीज मेरे साथ अंडरलाइन करो और एक एक चीज बारीकी से समझो और प्लीज याद करो। ठीक है। संध्याक्षरणं शरणं ह्रस्वा न सन्ति। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? संध्याक्षर जो होते हैं वो ह्रस्व स्वर के नहीं होते, क्योंकि दो शब्द के मिलन से होता है ना। तो ऑब्वियसली जब हम दो शब्द के मिलन से एक शब्द बनाएंगे तो उसपे प्रोनाउंस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। दीर्घ मतलब ज्यादा टाइम लगेगा हमें प्रोनाउंस करने में, और ह्रस्व मतलब कम समय लगता है। सो संध्याक्षर कभी ह्रस्व हो ही नहीं सकता। ठीक है। नाइस। इतने में हमें समझ आ गया। थोड़ा सा और वापस से एक बार समझेंगे, एकदम डिटेल में समझेंगे। एक चीज वापस, हमने पहले क्या देखा? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण द्विविधा भवन्ति स्वरा व्यंजनानि च। ठीक है, डन। उसके बाद स्वरा को देखेंगे। स्वरा क्या होता है? स्वर को हम स्वरा कहते हैं। स्वरा, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। स्वरानाम उच्चारण, उच्चारणं, सॉरी, उच्चारणं स्वतंत्र रूपेण भवति। मतलब स्वर खुद ब खुद ही उच्चारित हो सकता है, मतलब स्वतंत्र है उच्चारित होने के लिए। स्वरा द्विविधा सन्ति समनाक्षरणी संध्याक्षरणी च। मतलब स्वर दो प्रकार के होते हैं, समनाक्षर और संध्याक्षर। समनाक्षर और संध्याक्षर फिर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व जो कम समय लगता है प्रोनाउंस करने में, और दीर्घ जो ज्यादा वक्त लगता है हमें प्रोनाउंस करने में। समनाक्षरी में क्या क्या आता है? अ, आ, ई, ऊ,
ऊ, री, री, ली। ठीक है। अब आ गया संध्याक्षर नी, जो सिर्फ दीर्घ होता है, जो रस्व जिसका होता ही नहीं, क्योंकि दो शब्द के विलयन से बनते हैं वो। अ प्लस ई, ए, अ प्लस ए। ठीक है। अ प्लस उ, ओ, अ प्लस ओ, आओ। तो दो दो शब्द से बनते हैं संध्याक्षर। द्वयो द्वयो निश्चित स्वर संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते ते संध्याक्षर स्वरा भवन्ति। मतलब दो दो स्वर निश्चित स्वर से संधि से जो नए स्वर बनता है उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है। और ली वर्ण के कोई दीर्घ स्वर नहीं होते, और संध्याक्षर पे कभी रस्व स्वर नहीं, कोई भी रस्व वो नहीं है, संध्याक्षर रस्व नहीं है। ठीक है, हमेशा दीर्घ है। अब आते हैं हम सेकेंड पेज पे। आई होप इतने में आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पेज, अनुनासिक स्वरा। अनुनासिक स्वरा क्या है, पहले इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अनुनासिक स्वरा, अनुनासिक स्वरा का अर्थ है नासिका का उपयोग करके उच्चारित किए जाने वाले स्वर। मतलब नासिका मतलब नोज, नोज की प्रयोग होता है जिसमें हम नोज की प्रयोग करके जो उच्चारण करते हैं, ठीक है, तब हम उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है। ये वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा नाक से भी गुजरती है। मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तब हमारी नाक से हवा निकलती है। ठीक है। इसके चलते एक विशेष, मतलब प्रोनाउंसिएशन में एक विशेष सा आवाज लगती है, मतलब ऐसा लगता है कुछ अलग प्रोनाउंस हो रही है। ठीक है। हिंदी में इसे नासिक्य स्वर भी कहा कहते हैं। ठीक है। तो ये हम चंद्र बिंदु के द्वारा लिखते हैं। अब जब हम लिखते हैं तब इसको हम चंद्र बिंदु के द्वारा प्रयोग करके फिर लिखते हैं। ठीक है। सो अभी देखते हैं। मुखेन सह नासिक्या अपि उच्चारिता, उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा संति। इसका क्या मतलब हुआ? अनुनासिक स्वरा का डेफिनेशन है। हम इसको समझेंगे। इसका मतलब क्या है? मुख और नाक दोनों का उपयोग करके उच्चारित किए गए स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। इसका मतलब है मुख और नासिका, मतलब मुख और नाक दोनों के उपयोग होने पर जो उपयोग करके जो उच्चारण हम कर रहे हैं उसके लिए जो स्वर उत्पन्न हो रहा है उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है। जैसे अंग, अंग, इंग, इंग, उंग, उंग, रिंग, रिंग, लिंग, इंग, ऐंग, ओंग, औंग। ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब हम हमारे आते हैं व्यंजनानी। व्यंजनानी क्या होता है? व्यंजन को हम व्यंजनानी कहते हैं। ठीक है। व्यंजनानम, व्यंजनानम मतलब व्यंजनानम उच्चाराणि कस्यचित् सरस सरस्य सरस्य सहायता अवश्यं भवति। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारार्थं सर्वत्र अस्वरस्य योजनानं भवति। उदाहरण, चल, इसका मतलब क्या हुआ? वापस से हम एक बार पढ़ेंगे ताकि अच्छे से मैं समझा पाए आपको। ठीक है, एक बार और। व्यंजनानम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। मतलब व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए किसी स्वर की सहायता आवश्यक होती है। जब भी हम व्यंजन उच्चारण करते हैं हमें किसी ना किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अतः वर्णमालयम व्यंजनानम
उच्चारण उच्चारणार्थे सर्वत्र स्वरस्य योजनं भवति। मतलब इसलिए वर्णमाला में व्यंजन ध्वनियों का सही उच्चारण करने के लिए अस्वर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए वर्णमाला में व्यंजन के उच्चारण करने के लिए अस्वर की हमेशा जरूरत पड़ती है। ठीक है, आवश्यक पड़ता है। उदाहरण उदाहरण ठीक है, उदाहरण देखते हैं हम अभी। जैसे क प्लस अ, क। अच्छा, क हलन। ठीक है, जब हम लोग क पूरा प्रोनाउंस कर रहे तब हमारा लास्ट में अ आ रहा है। क हमारा जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है लास्ट में अ से खत्म हो रही है। ठीक है, अगर हम बिना के लिखेंगे तो हमें क हलन देना पड़ेगा, क्योंकि क पूरा कंप्लीट नहीं हो रही। ठीक है, आधा है। क के साथ जब अ जुड़ता है तब वो पूरा होता है। क प्लस अ, क हलन प्लस अ, क। ख हलंत प्लस अ, ख। ग हलंत प्लस अ, ग। घ हलंत प्लस अ, घ। अत्र व्यंजनं केवलं क हलन्त, ख हलन्त, ग हलन्त, घ हलन्त इत्येव अस्ति। तो कह रहे व्यंजन केवल सिर्फ क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत ही होता है। व्यंजन क ख ग घ नहीं होता। व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत पड़ता है। जब वो अ के साथ जुड़ जाता है, मतलब स्वर के साथ जुड़ जाता है, तब जाके वो एक अलग शब्द होता है। मतलब वो व्यंजन अकेला व्यंजन नहीं रहता, वो मिल जाता है। अकेला व्यंजन क्या होता है? क हलंत क, ख हलंत क हलंत घ हलंत होता है। ठीक है, अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थे उच्चारणार्थ योजित अस्ति। मतलब क्या है इसका? यहाँ अस्वर केवल उच्चारण के लिए ही जोड़ा गया है। ये सिर्फ अस्वर जोड़ा जाता है उच्चारण के लिए ही। व्यंजनानं चत चत्वारः वेदा सन्ति। व्यंजनान क्या होता है? 4 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन क्या होता है। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के। पहला भाग क्या होता है? वर्गीय स्पर्श वर्ण। वर्गीय स्पर्श वर्ण क्या होते हैं? हम लोग थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीय स्पर्श वर्ण। वर्गीय स्पर्श वर्ण क्या होता है? हिंदी में स्पर्श वर्ण वे व्यंजन होते हैं जो 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। जैसे कि हर 5 वर्ग, देखो यहाँ पे 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग है। ठीक है, जो उच्चारण के स्थान पर तरीके के अनुसार समूहवृद्ध होते हैं। मतलब उच्चारण, मतलब क से शुरू होता है इसलिए क वर्ग, च से शुरू हो रहा है इसलिए च वर्ग, ट से शुरू होता है इसलिए ट वर्ग, त से स्टार्ट होता है इसलिए त वर्ग। और हर वर्ग में 5-5 शब्द है। ठीक है, 5 शब्द है। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। ठीक है, वर्गीय स्पर्श व्यंजन वर्ण स्वकीय उच्चारण स्व नानुस्वर सारिन पंचस्व पंचसु वर्गोसु विभक्त भवन्ति। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि इस हिंदी भाषा में स्पर्श वर्ण का उच्चारण करते समय, एक सेकेंड, इसका मतलब हुआ कि स्पर्श वर्ण उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। ठीक है, जब हम उच्चारण करते हैं ना,
तो वो 5 वर्ग में विभक्त होते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, एक बार दोबारा हम इस चीज को पढ़ेंगे ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अनुनासिक स्वरा, अनुनासिक स्वरा क्या होता है? अनुनासिक स्वर जो कि मुख और नाक से दोनों की सहायता से निकलने वाली शब्द या स्वर जो उत्पन्न होता है उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अंग, आंग, इंग, इंग, उंग, ऊं, रिंग, रिंग, लिंग, इंग, एंग, ऊं, औंग। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं व्यंजनानी। व्यंजनानी क्या होता है? व्यंजनानम उच्चाराणि कस्यचित् स्वरस्व सहायता अवश्यम भवति। हमेशा से व्यंजन को स्वर की सहायता लगती है उच्चारण करने के लिए। ठीक है, अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र अस्वरस्य योजनं भवति। इसका मतलब ये है, इसलिए वर्णमाला में हमेशा अस्वर का, व्यंजन को अच्छे से उच्चारण करने के लिए अस्वर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणम, उदाहरण में क्या दिया गया है? क हलंत प्लस अ क, ख हलंत प्लस अ ख, ग हलंत प्लस अ ग, घ हलंत प्लस अ घ। ठीक है, अत्र व्यंजनं केवलं क हलन्त, ख हलन्त, ग हलन्त, घ हलन्त इत्वे इत्येव अस्ति। मतलब यही होता है, क ख ग घ, यही होता है सिर्फ। क हलन्त, ग हलन्त, ग हलन्त, घ हलन्त, हलन्त हलन्त आता है व्यंजन। ठीक है, इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए अस्वर का केवलम उच्चारणार्थ योजित अस्ति। मतलब अस्वर सिर्फ उच्चारण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। स्वर व्यंजनानां चत्वार चत्वार भेदा सन्ति। चार प्रकार के होते हैं व्यंजन। पहला क्या होता है? वर्गीय स्पर्श वर्ण। मतलब जिस वर्गीय स्पर्श वर्ण, वर्गीय स्पर्श वर्ण मतलब वर्गीय स्पर्श वर्ण। वर्गीय स्पर्श वर्ण क्या होता है? वर्गीय स्पर्श वर्ण यही होता है कि जिस स्पर्श वर्ण व्यंजन होते हैं, जो जो वो व्यंजन होते हैं जो 5 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और इसका मतलब इसका फिर डेफिनेशन दिया गया है, वर्गीय स्पर्श व्यंजन वर्ण। इसका मतलब क्या दिया गया है डेफिनेशन? वर्गीय स्पर्श व्यंजन वर्ण स्वकीय उच्चारण स्थानु स्थानानुसारन पंचसु वर्गेषु विभक्त विभन्ति। मतलब भवन्ति। इसका मतलब ये है कि स्पर्श वर्ण या फिर वर्गीय स्पर्श वर्ण व्यंजन अपने उच्चारण स्थान के अनुसार 5 वर्ग में विभक्त होते हैं। जहां जहां ये उच्चारित होता है वहां वहां उस हिसाब से वो 5 वर्ग के हिसाब से वो विभाजित किया गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टुडे अप टू दिस। आई होप वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड हिट दैट लाइक सब्सक्राइब बटन। आपको अगर कुछ भी चीज समझ नहीं है, अच्छे से वीडियो को बार बार देखिए। आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगी हर एक चीज। हम लोग रोज संस्कृत के ऊपर 2 पेज अच्छे से पढ़ेंगे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप अच्छे से बारीकी से चीजों को समझिए और याद कर लीजिए ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।